अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये नारा लोकसभा चुनाव में लोगों को बेहद पसंद आया। मोदी ने जनता के बीच ऐसी उम्मीद जगाई कि जनता ने सबकी उम्मीदों से ज्यादा बड़ा जनादेश दिया। 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनी। 26 मई से ही रोज चौक चौराहों पर एक ही बात होती रही कि अब देश बदलेगा, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेदम शासन से मुक्ति मिलेगी। अब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और वो 10 बड़े मुद्दे बड़ी बहस का सवाल बनकर खड़े हैं जिन्हें मोदी सरकार ने चुनाव प्रचार में उछाला था। आज हमारी बड़ी बहस भी से मुक्ति मिलेगी। अब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और वो 10 बड़े मुद्दे बड़ी बहस का सवाल बनकर खड़े हैं जिन्हें मोदी सरकार ने चुनाव प्रचार में उछाला था। आज हमारी बड़ी बहस भी 100 दिन के उन्हीं 10 सवालों पर होगी कि क्या देश में अच्छे दिन आ गए हैं। देश के लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 100 दिन कैसे रहे, इस पर पूरे देश में विश्लेषण और बहस का दौर चल रहा है। मोदी सरकार के पास गिनाने को बहुत कुछ है तो विपक्ष के पास सुनाने को। 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। We created a special mechanism for resolution of tax disputes. We eased the norms as far as real estate and townships were concerned. We took important decisions to open the sector to Indian corporates. What would you call 100 days of these government, a success or a failure? Why don't you ask them? What about prices? Have they gone down? मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इंडिया न्यूज आज उन 10 बड़े सवालों पर बड़ी बहस का मंच सजा रहा है जिन्हें मुद्दा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई। अच्छे दिन, अच्छे दिन। क्या मोदी राज में महंगाई कम हुई है? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या रोजगार के अवसर बढ़े? क्या आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए? क्या देश की सुरक्षा मजबूत हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 दिन में अच्छे दिन आए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? और इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस और साथ ही साथ एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम हर सवाल पर चलेंगे, हर सवाल की बात करेंगे, क्योंकि उन 10 मुद्दों को उठाने जा रहे हैं जिन 10 मुद्दों को प्रमुखता से आगे रखकर मोदी जी ने कैंपेन किया था और मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो क्या है वो पहले 5 सवाल, उन पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बहस के रूल सबको समझा देंगे कि ये बहस हम किस आधार पे करेंगे, कितने मिनट किस वक्ता को मिलेंगे, उसको हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं शुरू के 5 सवाल क्या हैं। मोदी सरकार के 100 दिन, सबसे पहले ये है कि मोदी सरकार में महंगाई मोदी के राज में महंगाई कम हुई है क्या? जून में महंगाई दर 7.31% थी, जो जुलाई में बढ़कर 7.96% हो गई। दूसरा सवाल है कि मोदी के राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या? बेसिक सवाल पर हम जाएंगे, जैसे कि काले धन के लिए एसआईटी बनाई लेकिन लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोई पैनल नहीं बन पाया। तीसरा सवाल है कि मोदी के राज में रोजगार के अवसर बढ़े हैं क्या? चौथा सवाल आर्थिक विकास दर से जुड़ा हुआ है।
आर्थिक विकास दर बढ़ी है क्या? पांचवा, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं क्या? यह हमारा पांचवा सवाल है। तो ये 5 शुरुआती सवाल हैं जिन पर हम बड़ी बहस करेंगे। और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। हमारे साथ राशिद अल्वी जी हैं, कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठतम नेताओं में से एक। हमारे साथ विवेक काटजू जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फिक्की के। लेकिन सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या मोदी राज में महंगाई कम हुई है? एक नियम है और परंपरा है। वो परंपरा ये है कि कोई भी सरकार आती है तो उसको जो है 6 महीने दिया जाता है और वो 6 महीने होता है हनीमून कहा जाता है उसको। लेकिन हमने उसको हनीमून के रूप में न माना और न हमने उसके आधार पर काम किया। आज जो है वो मोदी जी की सरकार का जो 100 दिन है वो विकास और विश्वास के भरपूर माहौल के साथ दिखाई पड़ रहा है। आज जो है वो दुनिया के सामने भारत की तस्वीर और भारत की छवि बहुत बड़े पैमाने पर बदली है और आज दुनिया की सोच और दुनिया का देखने का नजरिया भारत के प्रति बदला है और उसका आप एहसास, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं मुख्तार अब्बास नकवी जी, दिखाई पड़ रहा है। आज देखिए हम जो है यहां पर कहें कि नाकामियों की विरासत मिली है तो मुझे लगता है कि हम नाकामियों की विरासत पर सियासत नहीं करना चाहते। हमें मिली है, नाकामियों की विरासत मिली है, चौतरफा परेशानियां मिली हैं और जो कुशासन का कुआं था उसमें करप्शन के कंकाल मिले हैं। उन कुशासन के कुएं के करप्शन के कंकालों को हम लेकर के गले में नहीं टांग के घूम रहे हैं। हम जो है काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से महंगाई है। हम ये कहें महंगाई नहीं है, बिल्कुल है महंगाई। महंगाई जो है वो कई कारणों से है और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या है। देश में जो है वो आज चौतरफा अव्यवस्था की समस्या है, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज दुनिया में जो मैं जो एक बार बार कह रहा हूं कि दुनिया का नजरिया भारत को देखने का बदला है। हम इस सवाल पे भी आएंगे, भारत को देख करके बदली है। तो इसलिए सारी ये 10 सवाल में से पहला सवाल है मुख्तार भाई। हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई घटेगी, महंगाई पर कंट्रोल होगा और महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को घटाने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए जो सरकार जो है वो ईमानदारी के साथ उसने प्रयास शुरू किए हैं। निश्चित तौर से प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, विश्व के बाजार के भी कारण हो सकते हैं। वो सब चीजों को मैं गिनाना नहीं चाहते और ना हम गिना करके उसको कोई एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं। इन परिस्थितियों के बावजूद भी आम लोगों के चौके चूल्हे तक सामान्य खाने पीने की चीजें पहुंच सके, इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। इंतजार कीजिए। राशिद अल्वी साहब, ये इंतजार कितना लंबा होगा? देखिए, मैं जरूर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। आपको जितना वक्त चाहिए इतना वक्त लीजिए, लेकिन देश को बताइए कि हम 6 महीने में महंगाई कम करेंगे, हम 1 साल में महंगाई कम करेंगे। जो भी आप वादा करें वो जनता के सामने कीजिए। आज जनता कारण नहीं पूछ रही है। जब हम कारण बताया करते थे कि महंगाई का कारण ये है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो आपकी समझ में वो कारण नहीं आते थे। आज आप खुद वो कारण बता रहे हैं। चलिए मैं माने लेता हूं, अभी आपको और वक्त देते हैं महंगाई के लिए, लेकिन जब टमाटर की कीमत बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कहता है टमाटर गरीब आदमी खाता ही नहीं है। टमाटर तो वो आदमी खाता है जिसके गाल टमाटर जैसे हों। वाइस प्रेसिडेंट कहता है दोगे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट, हम वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक तो जिस्म पे जख्म लगते हो
और फिर जख्मों पर नमक भी छिड़कते हो। यही भारतीय जनता पार्टी है। आज महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी परेशान है, खाने पीने की चीजें आसानी के साथ नहीं मिल रही हैं। हम कारण भी नहीं पूछते, हम आपसे इतना तो पूछने का हक रखते हैं कि आपने क्या कदम उठाया है कि महंगाई कम हो। ये महंगाई कब तक कम होगी, कम होगी या कम नहीं होगी, ये भी देश के लोगों को पता चलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा था आपका इलेक्शन में कि महंगाई हो रही है, और जब से आप सरकार में आए हैं एक बार आपने नहीं कहा कि महंगाई है हम इसे कम करेंगे। लाल किले से प्रधानमंत्री ने तकरीर की, एक जुमला नहीं बोला आम आदमी के लिए कि कैसे आप महंगाई कम करेंगे। क्या इन बातों की तकलीफ नहीं होती देश के लोगों को? आज आप सत्ता में जरूर हैं, लेकिन खुदा के वास्ते देश के लोगों को तकलीफ मत पहुंचाइए, उनके जख्मों पर नमक मत छिड़किए। कोशिश कीजिए कि महंगाई कम हो सके। आप इसी मुद्दे पर सरकार बना रहे हैं। राजीव कुमार जी, महंगाई आखिरकार कम क्यों नहीं हो पा रही है और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड काम क्यों नहीं कर रहा है? दीपक साहब, पहली बात तो ये कि मुझे उम्मीद थी कि मुख्तार नकवी साहब कहेंगे कि सीपीआई बढ़ गई है जून से जुलाई तक में, जैसा आपने कहा, मगर डब्ल्यूपीआई जरूर कम हुई है। और अगर पहले, आज से एक साल पहले तक हम लोग डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया करते थे महंगाई को तोड़ने के लिए, मगर ये बात जाहिर है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स शायद 5.6 से शायद अब शायद 5.3 हो गई है। मगर आरबीआई ने कहा है कि अब हम लोग सीपीआई से महंगाई की तुलना तोलेंगे, तो वो तो बढ़ गई है। मगर बात ये नहीं है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई डब्ल्यूपीआई से अगर देखें तो कम हुई है। मगर बात यह है कि अभी तक फूड इन्फ्लेशन को काबू में पाने के लिए सरकार के पास कोई उन्होंने नीति अभी तक बनाई नहीं है, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद ये थी कि कम से कम वो ये चीज कह सकते थे कि हमारे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है उनकी कामयाबी नहीं हुई, तो हम हो सकता है कि व्यापार के जरिए उन चीजों की पूर्ति बढ़ाएं जिसके दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, और उनका आयात करें, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। मगर वो भी उन्होंने अभी तक किया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो करेंगे और एक पूरी रणनीति बनाएंगे कि कैसे खाद्य पदार्थों की, सीरियल्स की नहीं, सब्जी, फल, मीट और पोल्ट्री और मिल्क, इनकी पूर्ति हमारे देश में कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में एक नीति हमारे सामने लाएंगे। क्योंकि उसको बिना किए जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो कम नहीं होगी। जबकि ये हालत है कि दुनिया में तेल के दाम कम हो रहे हैं और उससे हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा फायदा पहुंच रहा है महंगाई को लेकर। इस संदर्भ में हमें खाद्य पदार्थों की पूर्ति को बढ़ाने की एक नीति देश के सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा सवाल, मेरा ग्राफिक्स फायर करेगा दूसरा सवाल कि क्या मोदी राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है? राशिद अल्वी साहब, प्रधानमंत्री ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बात तो ठीक ही कही है उन्होंने। देखिए, बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम तो लगातार कहते थे आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार में ही गई है, आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार में ही गई है। देखिए, आज हम विपक्ष में हैं, हमारी गलतियां रही होंगी तभी हम विपक्ष में हैं। लेकिन अगर आप इस बात पे चर्चा करना चाहें कि हमारी सरकार में क्या था, तो एक दिन उस पे भी चर्चा हो सकती है। आज तो आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर क्या हुआ है। अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हमेशा कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन इस 100 दिन के अंदर भी कई मंत्रियों के बारे में बड़ी चर्चा रही है और मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि क्या क्या चर्चाएं रही हैं। मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता हूं। देखिए, अदालतों से फैसले बहुत मुश्किल से होते हैं। इन्हीं चर्चाओं से पता चलता है कि सरकारों के अंदर क्या हो रहा है।
लेकिन फिर भी मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस सरकार को ऐसे तमाम दागदार मंत्रियों को ड्रॉप कर देना चाहिए। मीडिया ने कहा कि 14 मंत्री ऐसे हैं जो दागदार हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दागदार मंत्री ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? 90-100 दिन बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं होता है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार सामने नजर आने लगे। लेकिन इतना अंदाजा तो किया जा सकता है कि अगर ऐसे मंत्री रहेंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल हो या शामिल ना हो, लेकिन दागदार बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो उनसे क्या तवक्के की जाएगी, क्या उम्मीद की जाएगी कि वो, कि अगर ऐसे मंत्री रहेंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल हो या शामिल ना हो, लेकिन दागदार बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो उनसे क्या तवक्के की जाएगी, क्या उम्मीद की जाएगी कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम वक्त आपको देते हैं, आगे बढ़िए, पीछे की तरफ मत देखिए, बार बार मत कहिए कि पीछे की गलतियां हैं। हम तो चुनाव हारे हैं और अपनी गलतियों की वजह से हारे। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़िए और देश को संभालिए। माफी के साथ कहूंगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ना आप भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ पाएंगे, ना महंगाई कम कर पाएंगे। लगातार डीजल की कीमत आप बढ़ाते चले आ रहे हैं। जब हम बढ़ाते थे तो आप रोज हमें क्रिटिसाइज करते थे। आज हर महीने वही काम कर रहे हैं। कैसे महंगाई रोकेंगे? रेलवे का किराया 14% आपने बढ़ा दिया, कैसे महंगाई रोकेंगे? तो मुझे अच्छे आसार नजर नहीं आते। बहुत जरूरी था, लेकिन फिर भी जो जरूरी था मेरे भाई, जब हम डीजल और पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से बढ़ाया करते थे, तब वो जरूरी नहीं होता था। तब सारी बीजेपी सड़कों पर निकल आती थी। नहीं, तभी भी जरूरी था, क्रिटिसाइज करती थी। आज वो जरूरी है, आज भी जरूरी है। तो अपने रंग मत बदलिए। जो कहते थे उसको करके दिखाइए। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। नकवी जी, आपने काले धन पर एसआईटी तो बना दी, लेकिन लोकपाल के लिए पैनल नहीं बना पाए। 100 दिन में आपकी विफलता नहीं है? देखिए, पहली बात तो एक महत्वपूर्ण है, जो राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपको वक्त देने को और तैयार हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी को अब तो अहंकार छोड़ देना चाहिए। अरे वक्त तो देश की जनता ने दिया है, 5 साल का दिया है, 100 दिनों का नहीं दिया है, 200 दिनों का नहीं दिया है। इसलिए जो है वो हमने भी जो है वो देश की जनता से वायदा किया है कि हम 5 साल का जो हमें वक्त दिया गया है, 5 साल में अपने लेखे जोखे के साथ आएंगे। लेकिन क्योंकि 100 दिनों पे चर्चा हो रही है, इसलिए हम 100 दिनों पे इतना ही कहना चाहते हैं कि 100 दिनों में जो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस थी वो खत्म हुई है। सरकार का जो ध्वस्त इकबाल था वो खत्म हुआ है। सरकार में जो काम करने का तरीका था वो बहाल हुआ है और बेहतर हुआ है। उसके साथ ही साथ जो दुनिया में तस्वीर भारत की बिगड़ गई थी वो तस्वीर बेहतर हुई है। और आज वो देश जो देश की भारत को फूटी आंखों देखना नहीं पसंद करते थे, वो भी आज भारत की को जो है वो एक सुरक्षित और एक बहुत ही अच्छा स्थान मान करके देख रहे हैं। इसलिए जो है वो ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां जो आप कह रहे हैं, हमें लगता है कि इस बात को आपको महसूस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने न केवल देश में बल्कि दुनिया को यह एहसास कराया है कि दुनिया और देश दोनों जो है वो भारत की तरक्की, भारत की जो संभावनाएं हैं उसके प्रति वो बहुत तेजी के साथ आगे स्वीकार कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये, क्योंकि आपकी आवाज में इको बहुत आ रहा है इसलिए मैं पूरी बात, दूसरी चीज ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सरकार के इकबाल के साथ साथ जो अभी आपके पैनल पर रंजन साहब हैं, उन्होंने एक बात कही कि होलसेल और रिटेल, हम उस तकनीकी कारणों पे और तकनीकी चीजों पे जाते ही नहीं है। हम कहते हैं तो राशिद अल्वी साहब कह देते हैं कि साहब
ये तकनीकी चीज जो है वो आप कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जमीन पर उस सच्चाई को उतारेंगे, और उतारना हमने शुरू किया है। नाकामियों के निशान मिटाते हुए कामयाबी के कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और वो देश के हित में भी है और देश के लोगों के हित में भी है। बिल्कुल। क्विक कमेंट काजू साहब, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में किसी तरह की गिरावट आई है या भ्रष्टाचारियों के लिए डर बना है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का संकल्प भ्रष्टाचार पर रोक लगाना दृढ़ है, लेकिन अब केंद्रीय सरकार पर तो मोदी जी अपना पूरा नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जो जनता के सामने आता है वो स्टेट्स के, राज्यों के मुलाजिम और जो म्युनिसिपैलिटी के, ग्राम पंचायत के, इनके मुलाजिमों के जो जरिए आता है, उस पर क्या मोदी जी नियंत्रण कर लेंगे? मुश्किल मुझे वहां दिखती। ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। और हम आप तीसरे सवाल के तरफ आएंगे, और तीसरा सवाल हमारा ये है कि देश में बेरोजगारी की क्या हालत है। बेरोजगारी की दर 3.7 थी, जो कि 2014 में 3.8 रहने की संभावना है। नकवी जी, क्या बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी? बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि हमारे 10 सवाल है नकवी जी। देखिए जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि रोजगार की संभावनाएं और रोजगार के अवसर, ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं, और इस सरकार ने रोजगार की संभावनाएं बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से काम किया। हम जब निवेश की बात कर रहे हैं, हम जो जापान से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हो रही है, या दुनिया के अन्य देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला है, सकारात्मक नजरिया हुआ है। भारत को निवेश की एक उपजाऊ जमीन के रूप में दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी रोजगार की संभावनाएं हैं। जब देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा तो नौजवान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। उससे पहले क्या हुआ था? पैरालिसिस था। जो लोग जो है वो इधर हम जो है एफडीआई खोले हुए थे, कोई हमारे देश में लोग निवेश करे बाहर के, वो तो दूर की बात है। हमारे जो देश के व्यापारी हैं वो देश में निवेश करने को तैयार नहीं थे। इसलिए अगर देश का माहौल सकारात्मक होता है, देश का माहौल रचनात्मक होता है, और देश में जो है वो नौकरशाही का मकड़जाल और इंस्पेक्टर राज नहीं होता, सिंगल विंडो सिस्टम होता है, और एक मजबूत नेतृत्व और जिसका इकबाल होता है, तो निश्चित तौर से देश में ये तमाम हालात बेहतर होते हैं। तो एक बात कही जाती है ना कि लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो इससे पहले की सरकार क्या थी? इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उसके ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री, उसके ऊपर एक डुपर प्रधानमंत्री। तो ना वो पार्टी के नेता थे ना सरकार के नेता। आज हमें इस बात की खुशी है, और दुनिया ये बात को महसूस कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार के भी नेता हैं और पार्टी के भी नेता हैं, और एक ऐसे नेता है जो निर्णय कर सकते हैं और निर्णय कर रहे हैं। निर्णय कर रहे हैं। आपके यहाँ निर्णय था सर, पॉलिसी पैरालिसिस था। राशिद अल्वी साहब ये कह रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। देखिए, मैं इनके सिस्टम पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। किस तरीके से पार्टी के फैसले हो रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी को बढ़ाया उन्हें किनारे पे खड़ा कर दिया, लेकिन ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा नरेंद्र मोदी जी जापान गए एफडीआई के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, देश के अंदर रुपया लाने के लिए। मेरे अजीज भाई, जब हमने एफडीआई की बात की थी तो आपने जमीन को आसमान से मिला दिया था। एफडीआई की मुखालफत की थी। कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन तमाम एफडीआई को खत्म कर देंगे। आज आपको एफडीआई भी चाहिए, आपको डिफेंस के अंदर भी एफडीआई चाहिए, रेलवेज के अंदर भी एफडीआई चाहिए। आज आप ये बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि जापान से एफडीआई लेने के लिए गए। यहां मैं ये भी कहूंगा, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, आज जब खबरें आई तो पता चला प्रधानमंत्री ने जापान के अंदर कहा है कि मैं गुजरात का एक बिजनेसमैन हूं और मैं बिजनेस करना और लेना अच्छी तरह जानता हूं। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची। जापान की धरती पर
जाकर आप अपने आप को गुजराती बता रहे। मैं तो उम्मीद करता था कि आप दुनिया के हर देश में अपने आप को भारतीय बताएंगे, हिंदुस्तानी बताएंगे। आप अपने आप को किसी एक प्रांत के साथ नहीं जोड़ेंगे। आपने अपने आप को एक प्रांत के साथ जोड़ा। हमें ऐसी एफडीआई की जरूरत नहीं है कि जहां हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को एक प्रांत से जोड़ता हो। देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा देश उन्हें प्रधानमंत्री मानता है। जापान की धरती पर आप सिर्फ एक भारतीय और एक हिंदुस्तानी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उन्होंने बहरहाल जिस बिना पे भी ये बात वहां कही हो, आप वही स्कीम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारी स्कीम थी। अभी तक आपने कोई एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं किया। वही नरेगा है जिस नरेगा को हमारी सरकार के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। कोई नया कदम नहीं उठाया है। हम उम्मीद करते, आपके पास वक्त है, हम कोई वक्त आपको नहीं दे रहे, देश की जनता आपको वक्त दिया है। हम आगे उम्मीद करते कि आप ऐसा कदम उठाएंगे जिससे देश के अंदर रोजगार पैदा हो। लेकिन बड़ी तकलीफ से कहता हूं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप सही दिशा में जा नहीं रहे। जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पे नया रोजगार पैदा नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। राशिद अल्वी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राशिद भाई एक बात जी जरूर। पहली बात कि कम से कम जो है वो कांग्रेस के मित्रों को थोड़ा सा समझ बूझ करके पूरा इतिहास भूगोल जान करके बोलना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। एफडीआई के पक्ष में हम हमेशा रहे हैं। एफडीआई रिटेल के खिलाफ थे, एफडीआई रिटेल के खिलाफ है। एफडीआई रिटेल और एफडीआई में फर्क है और जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए एफडीआई के रिटेल के बारे में हम खिलाफ हैं। एक चीज, नरेंद्र मोदी जी अगर जा करके कहते हैं कि मैं गुजरात का हूं, गुजरात की धरती में पैदा हुआ हूं, तो भैया अगर राशिद अल्वी साहब कहते हैं कि मेरा ये गांव है और उस गांव की सुगंध मेरे रगों में बह रही है, मैं कहता हूं कि मेरा ये गांव है, तो इसमें बुराई क्या है? अरे हम भारतीय हैं, लेकिन हम जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस खेत में पैदा हुए हैं, जिस खलियान में हम जो है वो जन्मे हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, उसका जिक्र करते हैं तो ये गर्व की बात है। इसलिए जो है वो इन छोटे छोटे और नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने से बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में सोचे, तो उसका जो कबाड़ा हुआ है वो कबाड़ा थोड़ा सा ठीक हो सकता है। अदरवाइज तो जो है वो कबाड़ा होते होते वो कबाड़ खाने के रास्ते में पहुंच जाएगी और उसका कोई भला कर नहीं सकता। जी राजीव जी। दीपक साहब, भाई मैंने आपके चैनल पर तकरीरें भी सुन ली और शायरी भी सुन ली, मगर अफसोस ये है कि किसी ने भी रोजगार के बारे में बात नहीं करी। दोनों जो हमारे राजनीतिक नुमाइंदे हैं उन दोनों में मुझे बहुत अफसोस है कहना है कि नहीं करी। और साफ बात यह है कि 3 महीने में इसके ऊपर कोई नतीजा निकल नहीं सकता है। इसके लिए कुछ समय की जरूरत होती है, कुछ वक्फे की जरूरत होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि रोजगार को अपनी आर्थिक गति से जोड़ दे, और अगर आर्थिक गति बढ़ रही है, जिसका कि हम अगले सवाल में बातचीत करेंगे, तो जाहिर हो जाएगा कि रोजगार बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि वो बीजेपी का एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल में ऑपोजिशन क्यों है, जबकि साफ जाहिर है कई स्टडीज से जो मैंने खुद करी हैं कि उससे किसानों को फायदा होगा, छोटे और मझोले एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा। सिर्फ एक जमात को नुकसान होगा, वो है छोटे व्यापारी, खुदरे व्यापारी। तो और कृषि क्षेत्र में बहुत उम्मीद है कि उससे जो है वो निवेश होगा लॉजिस्टिक्स में। तो ये बात उनको समझाने की जरूरत है कि इसमें क्यों नहीं हुआ है। मुख्तार भाई, देखिए पहली बात ये आपका अपना आकलन हो सकता है। आपका आकलन को हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन हमारा भी अपना आकलन है। और आपने खुद अपने आकलन को कंट्राडिक्ट किया है। आपने कहा कि साहब अब सबको फायदा होगा, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा। अरे भाई, तो हम किसी को भी नुकसान हो उसको अगर होगा तो कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम जो है वो हम अपने आकलन के हिसाब से और देश के सरोकार की और देश के लोगों के जो सरोकार है उसकी सुरक्षा के लिए
जो भी होगा हम कर रहे हैं। इसलिए हम एफडीआई रिटेल के खिलाफ थे और हमने एफडीआई रिटेल जो है वो अलाउ नहीं किया। जहां तक सवाल है और क्षेत्रों में एफडीआई का, तो जैसे आपने डिफेंस की बात करी, भाई डिफेंस में आप जो है वो 90%, 70%, 80% जो सामान है रक्षा उत्पादन का वो बाहर से ले रहे हैं। अरे भैया, आपके देश में वही कंपनियां अगर आके बनाती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारा पैसा जो विदेशों में जाता है वो हमारे देश में लगेगा। बिल्कुल। तो अगले 3 सवाल लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, उससे रोजगार भी बढ़ेगा। राजीव जी, अगले 3 सवाल लेते हैं। पहला सवाल मेरा है कि क्या सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं? 16 मई के बाद देश में 600 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हुई हैं। क्या मोदी राज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है? पिछले 100 दिन में जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम की 50 से ज्यादा उल्लंघन हुए हैं और मोदी राज में सरहद पर शांति और सुरक्षा मजबूत हुई है क्या? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, मोदी ने तनाव बढ़ा है। पिछले 100 दिन में जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम की 50 से ज्यादा उल्लंघन हुए हैं और मोदी राज में सरहद पर शांति और सुरक्षा मजबूत हुई है क्या? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में सार्क राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था और मोदी अब तक नेपाल और भूटान और जापान का दौरा कर चुके हैं और साथ ही साथ ब्राजील भी जा चुके हैं। मोदी ने पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द की है। मोदी के राज में कूटनीतिक मोर्चे पर कामयाबी मिली है क्या? इन्हीं 3 सवालों पर हमारी बड़ी बहस जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहला सवाल राशिद अलवी जी आपसे लेना चाहूंगा, सांप्रदायिक मोर्चे पर क्या मोदी सरकार को कामयाबी मिली है? देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले पे तकरीर करते हुए कहा था कि देश के अंदर सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। जाहिर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पे हम भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे? हमें यकीन था कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन आज आपने ही देखा है, अगर डाटा निकालें तो देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ी है, देश के अंदर कम्युनल वायलेंस बढ़े हैं, उनकी गिनती बढ़ी है। और अभी 2 दिन पहले उनके उत्तर प्रदेश के इंचार्ज, गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर टीवी पर बैठकर क्या कुछ नहीं बोलते हैं। एक आदमी मारा जाए तो हम 100 आदमी मारेंगे, एक लड़की भागेगी हम 100 लड़कियों को भगाएंगे। और वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारंट इशू नहीं हो रहा। ये तो समाजवादी पार्टी सरकार को करना है राशिद भाई, ये तो समाजवादी पार्टी सरकार को करना है, केंद्र सरकार को नहीं। देखिए, दिल्ली के अंदर बैठ के अगर आप करेंगे तो दिल्ली की सरकार को करना है। और फिर आपने वादा, दिल्ली के अंदर बैठ के नहीं कहा था उन्होंने। दिल्ली के अंदर, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो टीवी पे देखा, कहां किया था कहां नहीं किया था। ये तो प्रधानमंत्री प्रदेश का भाषण है उनका। मैं माने लेता हूं कि गिरफ्तार उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। क्या प्रधानमंत्री ने निंदा की? क्या बीजेपी के किसी नेता ने निंदा की? चलिए, मानता हूं आपकी बात, सांप्रदायिकता बढ़ी है। क्या वो विचार प्रधानमंत्री का विचार है? और अगर एक नेता बीजेपी का इस तरीके से टीवी पे बोलेगा तो क्या देश के अंदर सांप्रदायिकता रुक पाएगी? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार नहीं है? किस तरफ देश को ले जा रहे हैं आप? सिर्फ यूपी के अंदर 12 बाई इलेक्शन जीत जाएं, इसलिए नफरत फैला दो, भाई को भाई से लड़ा दो। यही देशभक्ति है। देशभक्ति की यही परिभाषा है। बीजेपी के एक नेता ने क्रिटिसाइज नहीं किया। छोड़ दीजिए जेल में जाने की बात, छोड़ दीजिए कानूनी कार्रवाई करने की बात। क्या हम ये उम्मीद नहीं करते थे? देश के लोग ये उम्मीद नहीं करते थे? चलिए ठीक है, मुख्तार कहेंगे कि ये गलत। मुख्तार अब्बास नकवी जी से जवाब ले लेते हैं इसका। मुख्तार भाई जी देखिए, एक बात, पहली बात, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, ये समझना चाहिए कि ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों में दंगों की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं।
उन दंगों की घटनाओं में 80% घटनाएं या 85% घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दंगों का दबंग जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में, मंत्रिमंडल में अगर बैठा रहेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग दंगों को बढ़ावा देने, दंगों में जो है वो दंगों को भड़काने में अगर काम करेंगे, लेकिन हवा तो आपके लोग भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी नाकामियां हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर किसी ने अब जब आप कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, अरे भैया, आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह की जहरीली भाषा बोलता है, जिस तरह के शब्द बोलता है, जिस तरह का माहौल खराब करता है, उसके बाद उसके रिएक्शन में निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से कोई बोल सकता है। न उसकी भाषा सही है, न इनकी भाषा सही है। हम दोनों भाषा को जस्टिफाई नहीं करते। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो संकल्प है, वो सबका साथ सबके विकास का है। हमारी पार्टी का जो संकल्प है, वो संकल्प है कि सभी को साथ लेकर चलने का। और एक बात सही है, एक बात साफ है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आखिरी व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पर नहीं देखा जाएगा। वो जो है वो गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, कमजोरी के आधार पर देखा जाएगा। इसलिए हम जो है वो तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, अभी इनकी तरह हम नहीं है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला। तो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर कम्युनलिज्म का झोला लेकर के घूमने वालों को ये समझना होगा कि अब बहुत हो गया। दंगा जो है ना मुसलमान करता है, ना हिंदू करता है, ना सिख करता है, ना ईसाई करता है, वो शैतान करता है। दिखाने के और है दोनों पार्टियों के। बातें ये हैं कि इस देश के अंदर हर चीज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म बदल जाती है। बड़ा अफसोस की बात है कि 68 साल के बाद भी हम ये कह रहे हैं। जिस देश में टीचर्स डे की वजह से अगर गुरु उत्सव रख दिया जाता है नाम, उसको भी कम्युनलिज्म का नाम दे दिया जाता है, और हमारी सेकुलर पार्टियां उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन करती हैं। गुरु उत्सव को टीचर इनको पसंद है, यानी गुलामी का शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द, वो मंजूर है, परंतु देसी शब्द चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे तमिल का हो, वो मंजूर नहीं है। तो इस तरह के देश के अंदर तरक्की आगे कहां बढ़ेगी? हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मतलब गुरु के ऊपर, शब्द के ऊपर के आप देखते हैं कि ये संस्कृत वर्ड है, इम्पोज किया जा रहा है, ये टीचर्स डे हमारे लिए अच्छा है, तो हम सबको अंग्रेज बनना चाहिए। शक्ल हमारी गलत बन गई है, काले रंग की, जरूरी बात है, परंतु सोचना हमारा वही है जो ब्रिटिशर ने कहा, डिवाइड एंड रूल। तो हर शब्द में हमने ढूंढनी है बुराई। सवाल ये है कि जैसे अभी मुख्तार भाई कह रहे थे, सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें दोनों पार्टी जिम्मेवार हो सकती हैं, परंतु विषय ये है कि आज 100 दिन के अंदर मोदी जी ने क्या किया। दंगे बड़े हैं, पर एक लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट की होती है जिम्मेवारी। जैसे कांग्रेस वाले गुजरात के ऊपर हमेशा पिछले 12 साल के अंदर लगाते आ रहे थे, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। यानी कि जनता क्या चाहती है, हमें उसको देखना है। जनता ने पहले सोनिया जी के नाम पर वोट दिया, उनको जिता दिया, अब मोदी के नाम पर जोर दिया। मान लीजिए बात करो तो आप 600 दंगे अगर बड़े हुए तो कौन सी सरकार है आपकी समर्थित सरदार है, उसके खिलाफ बोलते नहीं है। मुलायम सिंह ने मेरे को अभी परसों सच्ची बात में कहा कि हमारी वजह से राहुल गांधी चुनाव जीते, अगर हम नहीं सपोर्ट करते शायद हार जाते। तो ये सब अपॉर्चुनिज्म जो चल रहा है उसके अंदर हमें मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। इसके ऊपर ये नहीं कि क्या अगर बुराइयां हैं उनकी पॉलिसीज में, उसके ऊपर अटैक जरूर करना चाहिए, परंतु हर चीज को कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, हम सब भारतीय हैं, सब इंडियंस हैं, ये मान करके चलिए। कोई इस देश के अंदर मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और या मुसलमान हैं। उस बात को अगर लेकर के आगे बढ़ेंगे और इकट्ठे मिलकर के चलेंगे तभी इस देश के अंदर तरक्की होगी। नहीं तो ये छुट्टियां कसी चलती रहेगी। 100 दिन भी नहीं हुए, आपने छेड़ना शुरू कर दिया, उनको काम तो करने दीजिए। बहुत मौके मिलेंगे अटैक करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने वायदे किए थे उनमें से पूरा करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। आप वायदे के ऊपर करिए आक्रमण किया, आपने पूरे क्यों नहीं किए? जैसे सोनिया जी ने आज कहा महंगाई कम हो गई, ये एक मुद्दा है, उन्होंने छोटी मोटी बात नहीं की। अमेठी के अंदर जाकर रायबरेली के अंदर कहा जी आप बताइए महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे इश्यू को उठाइए, जाकि ये सांप्रदायिक कौन है, ये कौन है, ये सब। अब सहारनपुर का आपका कैंडिडेट था, उसके खिलाफ वारंट क्यों नहीं इश्यू हुए थे बाद में जाकर के? उसने भी क्या कहा था? उसके ओवैसी साहब क्या बोलते हैं हैदराबाद के अंदर, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। तो हर पार्टी के बारे में ये है कि जो मर्जी बोलते रहो, पार्टी के नेतृत्व को इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। विवेकानंद जी साहब, अगर बात करी जाए कूटनीति की, तो क्या लगता है आपको कूटनीति के मोर्चे पर जिस तरह से विदेश सचिव इस तरह की बातचीत पाकिस्तान के साथ कैंसिल हुई, जिस तरह से नेपाल गए, भूटान गए, ब्राजील गए, अब जापान में हैं, अमेरिका जाने वाले हैं, आपको लगता है कि कूटनीति के स्तर पर सफल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी?
मुझे लगता है कि जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत कैंसिल हुई वो बहुत ही उचित कदम था। 20 साल की गलती आज सुधारी जा रही है। कश्मीर के 2 मुद्दे हैं, एक अंदरूनी मुद्दा है, एक पाकिस्तान के साथ मुद्दा है। 20 साल से इन दोनों मुद्दों का मिश्रण हो गया था। मोदी जी ने अब उन दोनों को अलग अलग कर दिया है। अभी तक जितने भी राजनय के क्षेत्र में मोदी जी ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। पड़ोस को अपने साथ जोड़ना है। जो ब्रिक्स की यात्रा थी उनकी, जो वहां जो मीटिंग्स हुई वो बिल्कुल अच्छी गई। अब जापान की यात्रा अभी तक ठीक चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अब राजनय के क्षेत्र में मोदी जी को एक अपनी विजन पूर्ण रूप से देश के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अभी तक शायद 100 ही दिन हुए हैं इसलिए उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इसका कुछ अभाव है। जैसे मैं आपसे अर्ज करूं, पहले जवाहरलाल जी ने और उसके बाद कई प्रधानमंत्रियों ने उसका अनुसरण किया। हमारी एक नीति बनाई कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। आज के दिन दुनिया जब बदल रही है तब एक उसी तरह का एक विचारधारा पर आधारित नीति की जरूरत है और उसका उच्चारण फिर हमारे जितने भी राजनयिक हैं वो करेंगे। इस क्षेत्र में भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी जी कुछ करेंगे। मोदी जी करूंगा एक बात, एक सेंटेंस बोलूंगा मैं। अभी अपने बैठे हैं लोग, एक पैंथर पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सवाल उठाया था कि सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में सेकुलर होना चाहिए, उसके बाद दोनों ने इकट्ठा वोट इसके खिलाफ किया। तो ये क्या है, मेरे को देश की जब बात आती है, जो सेकुलर कहीं और वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर प्रियम्बल में नहीं है, उसके ऊपर भी इकट्ठे हो गए। उसमें क्या कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म है? प्रभु, हर चीज पे हमारे देश में राजनीति होती है। जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली के अंदर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वहां से पंडित को निकालकर फेंक दिया गया बाहर, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते कि देश गर्मागर्म बहस चलती रहेगी इस ब्रेक के बाद। दिन आ गए हैं, मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेकर आए हैं और यही हमारी बड़ी बहस का मुद्दा है। आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं। यूपीए के कार्यकाल में नियुक्त राज्यपालों की तनातनी, जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से खुली तकरार, ये कुछ मुद्दे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर मारामारी चली राज्य और केंद्र के बीच में, और क्या मोदी सरकार के दिन में अच्छे दिन आ गए हैं? साथ ही साथ मोदी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास, क्या वो पूरा हुआ है? प्रभु, क्या ये दोनों मुद्दे पूरे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, और इसको माना जाए कि मोदी के राज में अच्छे दिन आ गए हैं क्या? नहीं, अच्छे दिन तो बुरे दिन तो नहीं आए ना। आने वाले और ये पहले से अच्छे दिन अगर कहीं 0 पर हो तो उससे ऊपर जाए तो अच्छे दिन आ गए हैं। इसका मतलब ये कि अभी थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे हुआ है। ये नहीं कह सकते कि 3 महीने उन्हीं के राज के थे, क्योंकि उससे पहले 2 महीने राज तो कांग्रेस के थे। जो आज जीडीपी बढ़ी है 5.7%, उसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन। आप चिदम्बरम की थ्योरी बाय कर रहे हैं? नहीं, वो वही अगर आप जून के 26 जून मई को टेक ओवर करेंगे तो जून में आपकी तो बढ़ जाएगी यार। ये तो कोई बात नहीं। मैंने फैक्ट्री रखने में टाइम लगता है यार, पैसे जाने में टाइम लगता है। तो मैं कहूंगा 2 महीने का क्रेडिट उनके बाद, 1 महीने का क्रेडिट मोदी सरकार को जाएगा। इसलिए 2/3 1/3 बांट के चलना चाहिए। पर यह है कि दिशा ठीक चल रही है, अच्छे दिन की तरफ ये सरकार बढ़ी है, ये बात तो सच है। परंतु राजनीति जो है कन्फ्रंटेशन की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर कांग्रेस पहले बीजेपी के ऊपर डंडा लेकर चढ़ी हुई थी कि इनके लोगों को निकाल दो, गवर्नेंस को निकाल दो, तो बीजेपी भी तो उनके लगे हुए कि हम भी तुम्हारे लोगों को निकाल के रहेंगे। तो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हुए थे कि 2 महीने इलेक्शन से पहले अपॉइंट हुए थे, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था उनको, क्योंकि इससे उसके लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं कि नहीं अपॉइंट करना चाहिए, कईयों को 1 महीने पहले अपॉइंट कर दिया गया था। परंतु ये कांग्रेस और बीजेपी में ये एक जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, कौन ज्यादा बदला एक दूसरे से ले सकता है। मोदी जी ने वायदा किया था कि विंडिक्टिव सरकार नहीं होगी, करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब जो है वो देने चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि अच्छे दिन आर्थिक दृष्टि से यस लगता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। अब इसके लिए क्रेडिट किसको देना दूसरी बात है कि 3 महीने के अंदर, परंतु जो उन्होंने वायदे किए हैं, जिस तरह का एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया है कि कांग्रेस सरकार के अगले लास्ट 1 साल के अंदर एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन गया था, उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन करने के लिए अब देखना कि एक्चुअली होता क्या, अगले 6 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, देश में एक नई उमंग तो जगी है।
एक नया कॉन्फिडेंस भी है जो कि हर समाज के हर तबके में दिख रहा है। अब उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को उन उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। वो एक बड़ी चुनौती है। ये 100 दिन तो ठीक बीते हैं। मुझे बस एक यही ख्वाहिश है कि हमारे राजनीतिक दल हर विषय पर राजनीति नहीं करें, जैसा कि आज हमारे दोनों राजनेताओं ने इस प्रोग्राम पे किया। अफसोस के साथ कह रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। चलिए, इसी नोट के साथ बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि 100 दिन जिस तरह से गुजरे उसी तरह से 365 दिन भी गुजरे और 5 साल भी गुजरे, ताकि आप सबके लिए अच्छे दिन आए, सरकार की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से भी।